जय श्री राम साथियों। आज हम यूपीएससी 2023 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि जीएस फर्स्ट पेपर में आया था उस पर हम चर्चा करते हैं। ये क्वेश्चन 10 अंक का था तथा 150 शब्दों में इसका उत्तर देना था। तो क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के विकास की दिशा में भौगोलिक कारकों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम इसमें भूमिका लिखते हैं ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख देते हैं कि प्राचीन भारत के विकास को सुनिश्चित करने हेतु अन्य कारकों के साथ साथ भौगोलिक कारक भी उत्तरदायी थे। अब नंबर 1 इसमें लिख देते हैं भाई भौगोलिक कारक है, तो फर्स्ट नदी से शुरुआत करते हैं। तो भाई हम देखते हैं कि अब जैसे इस तरह के वो शॉर्ट में लिखना होता है, ये नहीं पैराग्राफ फॉर्म में लिख रहे हैं। कुछ मतलब 20 क्वेश्चन करने, 20 क्वेश्चंस करने, पेपर छूट जाएगा। लिमिटेड शब्द हैं तो इसमें ज़्यादा गागर में सागर भरने जैसे मतलब कम में ज़्यादा लिखने हेतु इस तरह की शैली का यूज करना होता है। फ्लो चार्ट, चित्र, डायग्राम, मतलब नक्शे, मैप वगैरह इस तरीके से है ना। तो मैंने यहाँ नदी का एक फर्स्ट पॉइंट नदी लिया है ना, तो सबसे पहले सिंधु नदी के बारे में लिख दिया। सिंधु इसकी सहायक नदी है ना, तो इसमें क्या मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था, जिसे हम फर्स्ट सिविलाइजेशन कहते हैं। मतलब प्रथम नगरीकरण की संज्ञा भी देते हैं ना इसमें। अब सेकंड है गंगा सरस्वती है ना, तो इन नदियों के किनारे वैदिक सभ्यता विकसित हुई थी। और फिर ये सेकंड नगरीकरण हुआ था कहाँ, जनपद कालीन समय में, तो वो गंगा नदी के आसपास हुआ था है ना। और एक यहाँ मैंने बात जोड़ने की कोशिश भी करी कि जैसे नदियाँ हैं तो ये क्या उपजाऊ क्षेत्र रहते थे, तो इससे क्या मतलब एग्रीकल्चर कृषि भी लोग कृषि कर लिया करते, जिससे खास सुरक्षा सुनिश्चित हो जाया करती थी है ना। और नदी रहती थी तो इसके जल की उपलब्धता भी रहती थी है ना। अब सेकंड फैक्टर है पर्वत वाला। अब हम हिमालय पर्वत है, जैसे कि हम देखते हैं कि भाई हिमालय के जैसे अपने साइबेरिया देख लिया, रसिया देख लिया और या उत्तरी ध्रुव देख लिया, तो यहाँ मतलब बर्फीली हवाएं चलती है ना। तो लेकिन क्या हिमालय की वजह से वो यहाँ पे भारत में प्रवेश नहीं कर पाती, तो इसके कारण क्या भारत अनेक सभ्यताओं का जन्म स्थल रहा है ना। और सेकंड यहाँ पे पासेज भी हैं हिमालय में है ना, जैसे जो इंडियन ज्योग्राफी में कई देखते हैं ना, तो उससे क्या कई तरह के जैसे आक्रमणकारी भी आई और कई तरह के यात्री भी आए। तो इस तरीके से क्या जैसे शक, खून, कुषाण इत्यादि का प्रवेश हुआ, तो उनसे मतलब कई तरह के सांस्कृतिक आदान प्रदान भी हमें हो पाए, इनके मतलब दरों के माध्यम से संभव हो पाया है ना। और कला संस्कृति का विकास डिफरेंट तो इनके माध्यम से संभव हो पाया है ना। और जैसे हम विंध्यन का भी एक एग्जांपल जोड़ ही सकते हैं भाई, किसने रोका है ना। तो जैसे नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में एक तरीके से विंध्यन सेंटर में एक तरीके से डिवाइड का काम करता है, मध्य भारत में स्थित है ना। तो इसमें क्या मतलब जैसे नॉर्थ में अलग कल्चर है, आज भी देखने को मिलता है, साउथ इंडिया में अलग कल्चर है। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे मंदिर शैली का ले लिया, तो विंध्यन के उत्तर में जैसे अपने यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में नागर शैली है, तो दक्षिण में द्रविड़ शैली के मंदिरों का निर्माण हुआ। और एक रैंडम मैप बनाने की कोशिश करी, क्या जितना बना पाओ तो उतना ठीक रहता है। गागर में सागर बनने की कोशिश करते हैं, जैसे सिंधु घाटी एक नदी बता दी या गंगा बता दी, या सिंधु घाटी स्थल लोथल लिख दिया, या विंध्यन पर्वत इधर बना दो इस तरीके से, मतलब या चोल साम्राज्य बताने की कोशिश करी, मतलब मल्टीपल फैक्टर्स इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करी थी, या साउथ एशिया मतलब टेंटेटिव मैप बना दो है ना। इससे व्यापार संबंध स्थापित है चोलकालीन टाइम पे। तो इस तरीके से हमने ये वाला पॉइंट कवर कर लिया। अब क्या था, सतही तथा जलीय व्यापार मार्ग। तो एक्चुअली क्या था, जैसे बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ तो मतलब ये सिल्क रूट के माध्यम से हुआ है, जैसे मध्य एशिया, चीन, श्रीलंका, दक्षिण एशिया है ना, क्षेत्रों के आधार पे। अब हम एक पॉइंट सेकंड पॉइंट ले लेते हैं, तटीय क्षेत्रों के मतलब बंदरगाह थे, जैसे सिंधु घाटी के टाइम पे लोथल बंदरगाह था, और दक्षिण भारत में भी अलग अलग राज्य में बंदरगाह थे, तो उनके माध्यम से व्यापार वगैरह होते थे है ना। जैसे गुप्ता काल ले लो, या फिर सप्तवाहन ले लो, या फिर इस तरीके से चोल इरा ले लो, कुछ भी ले लो, मतलब काफ़ी बंदरगाह थे, तो उनसे ऑब्वियस ट्रेड ही होता था। और फिर वहाँ से भी जैसे मतलब कल्चरल एक्सचेंज होती थी, चीज़ें भी होती थी, वो मसाले लेते थे, वो अपने मतलब वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। और कई तरह की
और सांस्कृतिक आदान प्रदान तो होता ही था, है ना। और फिर ये जंगल में का भी एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं, फॉरेस्ट वाला। तो इमारती लकड़ी थी तो उनसे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड वर्क भी होते थे, जिससे राजनीतिक समृद्धि में भी इम्प्रूवमेंट होता था, वृद्धि होती थी, है ना। अब मानसून का ले सकते हैं कि मानसून भी कुछ बेनिफिट मतलब क्रिएट करता था, जैसे व्यापार मार के एस्टेब्लिशमेंट में ना। तो ग्रीक, रोमन, अरब एटे सेक्टर को बेनिफिट मिला इससे। धातु पहलू एक ऐड कर सकते हैं अपन, जितना डाइवर्सिफाई आंसर होगा उतना ही बेहतर है। जैसे ताम्रयुगीन सभ्यता है, लोग इसमें जैसे आहड़, गणेश्वर, गिलुंड, इनका एग्जाम्पल दे सकते हैं ना। ये राजस्थान का एग्जाम्पल है दोनों के, है ना। लोहकालीन में जोधपुरा नगरी रेड सभ्यता। और हम लास्ट में निष्कर्ष दे सकते हैं शॉर्ट। अतः हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारत के भूगोल ने उसकी सभ्यता, संस्कृति, वैश्विक संबंध, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित किया तथा इसके विकास में योगदान दिया। इस तरीके से हम क्वेश्चन का शॉर्ट 150 शब्दों में उत्तर दे सकते हैं। और भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं, है ना। इतना ही टाइम मिल पाता है तो इस तरीके से हम आंसर लिख पाते हैं। थैंक यू।